Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your science teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो आज हम आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर सेकंड पढ़ाएंगे साइंस का, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। फ्रेंड्स सभी जानते हैं, फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त या फिर मित्र। एंड फोई का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। शत्रु या फिर दुश्मन। तो इस चैप्टर में हम जो साइंस का चैप्टर आपका सेकंड क्लास 8th का, ये हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र दोस्त किस तरह होते हैं और दुश्मन किस तरह होते हैं। तो पहला पैराग्राफ है, यू हैव सीन several kinds of plants and animals, however there are other living organisms around us which we normally cannot see. आप अपने आसपास के स्थानों पर पौधे और जंतुओं सहित अनेक जीव देखते हैं, ठीक है, परंतु कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस, ये सब चीज़ों को तो हम अपनी आँखों से देख लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख पाते हैं। These are called माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी डेज You might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish-white patches. For example, उदाहरण के रूप में, you might have observed, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के टाइम पे मॉइस्ट ब्रेड, जो ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है। अगर आप उसे कुछ टाइम तक रखें तो वो उसे सड़ने लगती है, और उसके सरफेस में, ब्रेड के जो ऊपर का सरफेस होता है, उसमें छोटे छोटे काले धब्बे जैसी एक लेयर, काले धब्बे या सफ़ेद धब्बों की एक लेयर लगने लग जाती है। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। जो ये लेयर बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, पैचेस कहते हैं। जो उसमें धारियाँ या जो एक सरफेस ऊपर से बन जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, पैचेस कहते हैं। इस पैचेस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या कहते हैं, आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस की सहायता से आप इन पैचेस को देखिए। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर एंड वेयर डिड दिस कम फ्रॉम। तो आपको काले रंग के गोल गोल छोटी छोटी संरचना दिखाई देगी। अगर आप जो रोटी है, जो सड़ी हुई रोटी या ब्रेड है, अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देखेंगे तो आपको उसमें क्या दिखाएंगे, छोटे छोटे काले धब्बे, जो कि एक सूक्ष्म, बहुत छोटे से होते हैं, एक संरचना होती है। तो आप क्या बता सकते हैं कि वो क्या हैं और वो आते कहाँ से हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव। These observations show the water and soil are full of teeny organisms. इन प्रेक्षणों से, जो यहाँ पे एक्टिविटी है, इन एक्टिविटी में कुछ प्रेक्षण करवाए गए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कराई गई हैं, जिससे पता चलता है कि द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, कि पानी और मिट्टी में बहुत सारी मात्रा में सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव या छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं। Though not all of them fall into categories of microwaves. Though not of, उनमें से सभी माइक्रोवेव्स की कैटेगरी में नहीं आते।
These microorganisms or microbes are shown in small size that they cannot be seen with unaided eye. ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये इतने छोटे आकार का होता है, ये इतने छोटे, देखो जैसे ये स्पॉट है, इन स्पॉट से भी बहुत छोटे होते हैं। तो ये ऐसे इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें कभी भी अपनी आँखों से नहीं देख सकते। Some of these such as fungus that grow on a bread can be seen with a magnifying glass. जैसे कि जो हमारा ब्रेड होता है, ब्रेड में लगी हुई वो पैचेस, जो धारियाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, फंगस, उस फंगस को देखने के लिए भी हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है या फिर माइक्रोस्कोप। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। जबकि कुछ जीवाणु, फंगस को छोड़ के और जितने भी जीवाणु हैं ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यही रीजन है, यही कारण है जिसकी वजह से हम इन जीवाणु को, इन सूक्ष्म जीवाणु को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवाणु, क्योंकि हम इन्हें किसकी सहायता से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। अगला पैरा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। जो सूक्ष्म जीवी होते हैं इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। दीज ग्रुप्स आर, ये ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। बैक्टीरिया को हम हिंदी में कहते हैं जीवाणु, फंगी को हम कहते हैं हिंदी में कवक। फंगी मतलब कवक, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, एंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को हम प्रोटोजोआ ही कहते हैं, और एल्गी को हम कहते हैं शैवाल। एल्गी सभी ने देखी होगी। Some of these are common microorganisms are shown in figure 2.1 and 2.4. यहाँ पे हमें फिगर 2.1 और 2.4 में कुछ सूक्ष्म जीवी दिखाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा जब हम इसे देखते हैं तब ये ऐसे दिखते हैं। आप अपनी खुली आंखों से इनको ऐसे नहीं देख सकते। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक स्पाइरोग्रिया और दूसरा है क्लैमिडोमोनास। थर्ड है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर क्या आता है? अमीबा। अमीबा के बारे में हम इससे पहले वाले चैप्टर में हल्का फुल्का पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है पैरामीशियम, ये भी किसके अंदर आता है? प्रोटोजोआ के अंदर। अगला है फंगी। फंगी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम और एस्फिगिलस। तो अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला पैरा है वायरसेस। वायरसेस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। Viruses are also microscopic but different from other microorganisms. वायरस जो होता है वो भी सूक्ष्म जीव होता है, पर वो डिफरेंट होता है, पर वो अलग होता है किससे? सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा। वायरस को भी हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से, बट वो जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी कैटेगरी से अलग होता है। They, however, reproduce only inside the cell of host organism, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses shown in figure 2.5, common elements like cold, influenza, flu and most coughs are caused by viruses. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by viruses. ये वायरस जो होते हैं ये क्या होते हैं? रिप्रोड्यूस्ड ओनली साइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं? परपोषी के अंदर आते हैं। ये परपोषी के अंदर आते हैं। जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ये परपोषी का गुणन करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये सिर्फ जीवाणु या फिर दूसरे पेड़ पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं के गुण में
आते हैं। कुछ वायरसेस अभी नीचे डायग्राम में दिखाए गए हैं। 2.5 ये है, आप इनको देख सकते हैं। 2.5 में वायरस है। इनको हम किसकी सहायता से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जैसे कुछ कॉमन बीमारियां होती हैं, कुछ कॉमन डिजीज होती है, जैसे कि कोल्ड मतलब जुखाम, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू, एक टाइप का फ्लू होता है, कफ खांसी। ये सारे किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से। सीरियस डिजीज मतलब गंभीर बीमारियां, लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। अगर कोई सीरियस गंभीर बीमारी है, पोलियो और चिकन पॉक्स किसके अंदर आता है? गंभीर के अंदर, क्योंकि ये सीरियस है। अगर आप कोल्ड या कफ या इन्फ्लुएंजा या फ्लू है तो ये नॉर्मल है, ये कुछ टाइम बाद सही हो जाता है। पर पोलियो और चिकन पॉक्स ये ज़्यादा डेंजर रहते हैं बॉडी के लिए। Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial disease. डिजीज dysentery and मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और whereas टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जबकि टाइफाइड और टीबी ये कैसा डिजीज़ है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ अलग होता है और प्रोटोजोआ के कारण होने वाला डिजीज़ अलग होता है। ये डिफरेंट डिजीज़ है। हमने कितने डिजीज़ पढ़े? कुछ हमने कॉमन डिजीज़ पढ़े, कुछ सीरियस डिजीज़ पढ़े और कुछ हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी, प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच में एल्गी एंड फंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल्ड एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एक कोशिकीय, सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ क्या होते हैं? बहुकोशिकी। एक होता है एक कोशिकी जिसे हम कहते हैं सिंगल सेलुलर, दूसरा होता है बहुकोशिकी जिसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ किसके अंदर आता है? सिंगल सेलुलर के अंदर। और कुछ एल्गी और फंगी किसके अंदर आते हैं? मल्टी सेलुलर के अंदर। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट्स टू मर्सीलैंड्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी टाइप के स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि ये आपको बर्फीले और गर्म क्षेत्रों से लेकर मरुस्थल और दलदल में, डेजर्ट मतलब मरुस्थल और मर्सीलैंड दलदल, डेजर्ट और मर्सीलैंड में तक पाए जाते हैं। ये हमें हर सीज़न में, समर सीज़न, विंटर सीज़न, हर सीज़न से लेके हर प्लेस में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये सूक्ष्म जीवी हमें ह्यूमंस की बॉडी में भी पाए जाते हैं, बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर, जैसे कि गाय या बकरी या फिर ह्यूमंस में। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्री। कुछ सूक्ष्म जीवी दूसरे जीवों के शरीर में उगते हैं, मतलब पलते हैं, अपना ग्रोइंग वो वहीं करते हैं, और कुछ स्वयं से अपना पोषण करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स. सम ऑफ them are beneficial in many ways, whereas some of others are harmful and cause diseases. सूक्ष्म जीवी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. Some of them are beneficial. इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज. कुछ सूक्ष्म जीवी हमारे लिए लाभदायक होते हैं. whereas some others are harmful. और कुछ क्या होते हैं? हानिकारक. एंड कॉज डिजीज. और क्या देते हैं? रोग या फिर बीमारी. लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. अब इनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? डिटेल में.
तो अगला टॉपिक है हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब मित्रत्व सूक्ष्म जीव, मतलब जो हमारे फ्रेंड बन सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। सूक्ष्म जीवी का यूज हम दही, कर्ड मतलब दही, ब्रेड एंड केक, केक को भी केक कहते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी का यूज दही, ब्रेड और केक बनाने के लिए भी करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। ये सूक्ष्म जीवी हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी उपयोगी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड अ यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, जो भी हमारा कार्बनिक वेस्ट होता है, जैसे सब्जी का बच जाना, खाने का बच जाना, या फिर सब्जियों के छिलके या कुछ जंतु अवशेष, अगर हमारा खाना बच जाता है तो हम उसे गाय को दे देते हैं या कोई और जानवर उसे खा लेता है। पर जैसे कुछ चीज़ें होती है जो हम जानवरों द्वारा भी नहीं खाई जाती, जैसे जंतु अवशेष, सब्जियों के छिलके, तो ये सब चीज़ों को सूक्ष्म जीवी इनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर इनको अच्छे से नष्ट कर देता है। रिकॉल that bacteria are also used in the preparation of medicine in agriculture. They are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. याद कर सकते, हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था या इससे पहली क्लासों में पढ़ा था 6th-7th क्लास में, कि जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है। एंड इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। और खेतों में मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए, उसमें ह्यूमस बढ़ाने के लिए और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को पूर्ण करने के लिए भी इन जीवाणु का यूज़ किया जाता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यू हैव लर्नड इन क्लास 7th you have learnt in class 7 that milk is turned into curd by bacteria. आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि दूध से आप दही कैसे बनाते हैं। कर्ड कंटेन सम सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो दही होता है, दही में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इस बैक्टीरियम का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को दही में परिवर्तित करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। यह दूध में घुलकर दही में परिवर्तित कर देता है। यह दूध में अगर हम लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में डाल दें तो ये उसका क्या बना देता है? दही बना देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया का यूज़ चीज़, मक्खन बनाने के लिए भी किया जाता है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, अचार में भी किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें हम इनका यूज़ करते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, रवा क्या होती है? सूजी। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। रवा, इडली एवं भटूरे का जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? दही। कैन यू गेस वाई? क्या आप गेस कर सकते हैं कैसे? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। जो जीवाणु है, जीवाणु और ईस्ट चावल हमारे फर्मेंटेशन के लिए सहायक होते हैं। किसमें? राइस, इडलीज और डोसा बैटर। राइस, इडली और डोसा बैटर बनाने के लिए हमें बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, पर इसके बिना आपका इडली डोसा बैटर नहीं बन सकता। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल मतलब
वाणिज्यिक उपयोग सूक्ष्म जीवों का। वाणिज्यिक उपयोग किसका? सूक्ष्म जीवों का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। माइक्रो सूक्ष्म जीवाणु का यूज बड़े स्तर पे, लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पे, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, किसके उत्पादन में? एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब क्या होता है? शराब। एसिटिक वाइन और एसिटिक एसिड ही कहते हैं, और विनेगर सिरका। सूक्ष्म जीवों का उपयोग बड़े पैमाने पे एल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड के उत्पादन के लिए किया जाता है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, cursed fruit juice, etc. जौ, barley मतलब जौ, wheat गेहूँ, rice चावल, cursed fruit juice फलों का रस। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। गेहूँ, चावल, इन सभी चीज़ों में यीस्ट द्वारा हमारा क्या किया जाता है? अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड का उत्पादन किया जाता है। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. जो उसमें स्मेल आती है अल्कोहल एज सुगर हैज़ बीन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। यीस्ट के कारण ही जो अल्कोहल से स्मेल आती है वो किसकी जैसी आती है? शुगर की। और अल्कोहल को शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन किसके द्वारा होता है? यीस्ट के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर का यीस्ट में कन्वर्जन होना, यह प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. fermentation को हिंदी में कहते हैं किण्वन। ठीक है। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम सूक्ष्म जीवों का यूज औषधि या दवाई बनाने में कैसे करते हैं? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injections such as ऑफ पेनिसिलिन। जब भी आप घर में बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य पेनिसिलिन की गोली देते हैं। तो ये जो भी एंटीबायोटिक्स टैबलेट हमें दी जाती है, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन औषधियों का, इन दवाइयों का स्रोत क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव। ये दवाई, ये एंटीबायोटिक टैबलेट्स किसकी सहायता से बनाए जाते हैं? सूक्ष्म जीवों की सहायता से। These medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganism. यह दवाइयाँ स्टॉप कर देती हैं जो भी हमारे शरीर में बीमारियाँ उगती हैं, तो ये दवाइयाँ उनको क्या कर देती हैं? ख़त्म कर देती हैं। Such medicine are called antibiotics. इस तरह की दवाइयों को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। जो भी डिजीज़ हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं या जिनकी भी वृद्धि होती है, तो सूक्ष्म जीव उनको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आजकल के टाइम पे बहुत अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जा रहा है। किसकी सहायता से? बैक्टीरिया एंड फंगी। स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स के नाम थे। स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयों के नाम थे।
विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो किसकी सहायता से बने जाते हैं, फंगी और बैक्टीरिया की सहायता से। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms are used to cure a variety of disease. ये एंटीबायोटिक जो भी हमारा इनका उत्पादन किया जाता है, the antibiotics are manufactured by, ये एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो सूक्ष्म जीवों की सहायता से, एंड आर यूज टू क्योर, और इनका हम यूज़ किस लिए करते हैं, वैरायटी ऑफ डिजीज़ को, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं उनको रोकने के लिए। Antibiotics are even mixed with feed of livestock and poultry to check microbial infection of animals. They are also used to control many plant disease. पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। पशु आहार लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री का मतलब हुआ कुक्कुट आहार, इनमें भी क्या मिलाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों के जो पशुओं के अंदर, जो जानवरों के अंदर सूक्ष्म जीवों का संरक्षण हो रहा है या संचरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए इनमें एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का यूज़ हम पेड़ पौधों में भी, उनकी बीमारियों को नष्ट करने के लिए भी पेड़ पौधों में भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। When a disease carrying microbe enter our body, the body produced antibodies to fight the invader. जब कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोवेव्स का, जब कोई सूक्ष्म जीवाणु अपने साथ बीमारी लेके हमारे बॉडी में आता है या प्रवेश करता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज मतलब प्रतिरक्षी, टू फाइट द इन्वेडर, उनसे लड़ने के लिए, उन सूक्ष्म जीवाणु से जो बीमारी लेके हमारे शरीर में अंदर आ रहे हैं, उन सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज। द बॉडी also रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट इंटर्स अगेन, बॉडी को हमारी स्मरण रहता है या याद रहता है कि हमें किस तरह से लड़ना है अगर कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड, अगर कोई मृत या फिर कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में आ रहा है, या हेल्दी शरीर में, कोई भी स्वस्थ शरीर में कोई भी कमज़ोर और मरा हुआ जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, द बॉडी फाइट्स, तो हमारी बॉडी उससे फाइट करती है, एंड इन्वैलिडिंग एंड किल्स द इन्वैलिडिंग बैक्टीरिया, और उस इन्वैडिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया प्रवेश कर रही है, उसका नष्ट कर देती है। बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी की सहायता से वह उन डिजीज को नष्ट कर देती है। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. इस प्रकार टीका, वैक्सीन मतलब टीका, इस प्रकार वैक्सीन हमारे शरीर में कार्य करता है। क्लोरिया मतलब होता है हैजा, ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है क्षय, और स्मॉल पॉक्स को हम हिंदी में कहते हैं चेचक, और हेपेटाइटिस का मतलब होता है हेपेटाइटिस। ठीक है, क्लोरिया को हम कहते हैं हैजा, ट्यूबरक्लोसिस को क्षय और स्मॉल पॉक्स को चेचक। तो इन सभी बीमारियों से वैक्सीनेशन, टीकाकरण के द्वारा हम इन सभी बीमारियों से बच सकते हैं। In your childhood, you must have given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take
you may take help from your parents. आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीका लगाया गया होगा। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसमें आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। It is essential to protect all children. It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospital. You might have seen advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to the children are actually a vaccine. सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके, जितने भी टीके होते हैं, ये हमारे नज़दीकी अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आप टेलीविज़न या समाचार में पोलियो का टीकाकरण का आप विज्ञापन देख सकते हैं। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. स्मॉलपॉक्स चेचक के विरुद्ध जब विश्वव्यापी अभियान चलाया गया तो इसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया था। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आजकल के समय में सूक्ष्म जीवों से टीका का उत्पादन बड़े स्तर पे किया जा रहा है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से आजकल क्या बनाए जा रहे हैं? टीके बनाए जा रहे हैं, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। पहले हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल, जैसे कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं, एनरिच करते हैं। इस प्रकार, और हमारी जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसको क्या सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। तो मिट्टी द्वारा वो नाइट्रोजन क्या कर लिया जाता है? संवर्ध कर लिया जाता है। इन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारक। इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारक। कि इन बैक्टीरिया की सहायता से मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बनी रहती है। क्लीनिंग इन्वायरमेंट। Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure along with their friends. They collected wastes of plants, vegetables, and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. बूझो और पहेली अपने विद्यालय में माली को देखती हैं। ठीक है, वो कुछ काम कर रहे होते हैं। उसके बाद बूझो और पहेली दूसरे विद्यार्थियों ने मिलकर बगीचों से पत्तियां, फलों की सब्जी और कचरा एकत्रित करके उसके लिए एक गड्ढा खोदा और उन सब चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें उन्होंने एकत्रित करी, वेस्ट मटेरियल, उस गड्ढे में सब डाल दिया। और कुछ टाइम बाद इसका विघटन हो गया, इसका डिकम्पोजिशन हो गया।
तो अब बूझो और पहेली जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार से हुआ, कि किस प्रकार से उनका विघटन हुआ या डिकम्पोज्ड हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले हम यहाँ पर से देखना, यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। आपने अक्सर देखा होगा बड़ी मात्रा में डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत, सड़ा हुआ या फिर मरा हुआ या फिर खराब ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक तत्व, जैसे कि सड़ी गली चीज़ें या फिर किसी जानवरों के सड़े अवशेष, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। फिर देखते होंगे कि आप कुछ टाइम बाद वो स्वयं वहाँ से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज, यह क्यों होता है, बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उन डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट को सिंगल सब्सटेंस में। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो उन कार्बनिक अवशेषों का क्या कर देते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल। फिर जो वो सब्सटेंस, जब उनका जैसे पेड़ों की पत्तियां हैं, पेड़ों की पत्तियां कुछ टाइम बाद सड़ जाती हैं, सड़ के वो मिट्टी में मिल जाती हैं, तो फिर हमें पता ही नहीं चलता है ये मिट्टी में मतलब पेड़ों की पत्तियां भी हैं या नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों का डिकम्पोजिशन कर देते हैं सॉइल में। थस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। इस प्रकार सूक्ष्म जीवी वातावरण से जितनी भी बदबूदार चीज़ें होती हैं या फिर सड़ा गला अवशेष होता है उन सबको डिकम्पोज करके अपना वातावरण साफ बनाए रखती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल मतलब हानिकारक, हानिकारक सूक्ष्म जीव। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. Microorganisms are harmful in many ways. सूक्ष्म जीवाणु अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल। कुछ सूक्ष्म जीवों के कारण से मनुष्य में, जीव जंतुओं में, जानवरों में, पेड़ पौधों में हानिकारक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोगन्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज उत्पन्न करते हैं हम उनको क्या कहते हैं, रोगाणु अथवा रोगजनक। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवाणु भोजन को खराब कर देते हैं, स्पॉइल मतलब बर्बाद करना। और क्लॉथिंग मतलब कपड़े, लेदर चमड़े। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भोजन, कपड़ों को, चमड़े की वस्तुओं को भी खराब कर देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। पैथोगन्स इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जो पैथोगन्स होते हैं हमारी बॉडी में कैसे प्रवेश करते हैं, हवा के जरिए कैसे, जब हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। और कुछ जो हम पानी पीते हैं पानी के जरिए आते हैं, कुछ जब हम खाना ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसके जरिए आते हैं। हवा के जरिए आते हैं, पानी के जरिए आते हैं और भोजन के जरिए आते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी स्थानांतरण होता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसे सूक्ष्म जीवाणु की वजह से कोई बीमारी है तो वो हवा के जरिए वो बीमारी हम तक भी आ सकती है।
microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air. जो माइक्रोबियल डिजीज होती है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला जो रोग होता है, कैन स्प्रेड, वो फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन, जो इंसान ग्रसित है उससे, उसके जरिए एक हेल्दी पर्सन को, एक स्वस्थ इंसान को, किसकी वजह से? एयर की वजह से, वाटर की वजह से, फूड की वजह से, या फिर एक दूसरे से बातचीत करने की वजह से, या फिर फिजिकल कांटेक्ट, मतलब जैसे आपने कहीं पे हाथ रखा, वहीं पे किसी और ने, इन्फेक्टेड पर्सन ने हाथ रखा है और आपने भी वहीं पे हाथ रखा, तो इससे ये बीमारी आपके शरीर में आ सकती है. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड क्लोरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. इन रोगों के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि क्लोरिया, हैजा, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुखाम, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस. When a person suffering from cold sneeze, जब कोई इंसान या कोई व्यक्ति छींकता है. When a person suffering from common cold sneeze, जब कोई आदमी नॉर्मल खांसी से ग्रसित है. Fine droplets of moisture carrying thousands of virus air spread in the air. सूक्ष्म बूंदों, जैसे वो खांस रहा है तो उसकी जो खांस की जो सूक्ष्म बूंदें आ रही है, उसके साथ हजारों रोग भी वायु में जाते हैं. द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन. द वायरस में इंटर द बॉडी, जो वायरस होता है ये बॉडी में कैसे इंटर करता है? अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन. एक स्वस्थ इंसान के शरीर में वायरस या तो फिर सांस के जरिए आता है, या फिर वो किसी अन्य इस बीमारी से ग्रसित इंसान के संपर्क में आता है तो उसके जरिए आता है. तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरा है यहाँ से. देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोवेव्स. कुछ इंसेक्ट, कीट और कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों का रोगवाहक का कार्य करते हैं. कुछ इंसेक्ट या कुछ जानवर ऐसे जानवर होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न डिजीज होता है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं. हाउस फ्लाई, जैसे कि मक्खी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्स्ट्रा पैथोजेंस स्टिक टू दियर बॉडीज. मक्खी कहाँ कूड़े में बैठती है या फिर जंतुओं के वेस्ट मटेरियल में बैठती है, तो उसके द्वारा वो उन पे चिपक जाती है. उसके बाद वो ह्यूमंस के शरीर में जाती है तो वो ह्यूमंस पे भी बैठती है, तो जिसके कारण वायरस एक जगह से दूसरी जगह जाता है. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. जब ये मक्खियाँ, अगर हम किसी खाने को बिना ढक के रख रहे हैं, उस खाने पे ये बैठ रही है और कहीं से ये अपने साथ वायरस ला रही है, तो उस खाने के जरिए वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. जो भी उस खाने को खाएगा जिसमें मक्खी अपने साथ वायरस लाई है, उस खाने को जो भी इंसान खाएगा वो बीमार हो सकता है. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. तो यह एक एडवाइस है, यह एक सलाह है कि भोजन को हमेशा कवर्ड करना चाहिए, ढका होना चाहिए. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड. बिना ढके हुए खाने को नहीं खाना चाहिए. Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito which carries the parasite of malaria. एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो है हमारा फीमेल एनोफेलिस मॉस्क्यूटो. इसी का दूसरा उदाहरण है, एक उदाहरण तो था मक्खी, दूसरा उदाहरण है मच्छर, मादा मच्छर, फीमेल एनोफिलोसिस मॉस्क्यूटो, मादा मच्छर जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम. मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक करती हैं. विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो कि अपने साथ क्या लाती है? मलेरिया डिजीज, मलेरिया नामक बीमारी लाती है, जिसे हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं या प्लाज्मोडियम. फीमेल एड्स मॉस्क्यूटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस.
और जो फीमेल मॉस्किटो होती है, मादा एडिस मच्छर होती है, ये डेंगू नामक वायरस भी अपने साथ लाती है। हाउ वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम किस तरह अपने आप का बचाव कर सकते हैं इस तरह की बीमारी से, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से। All mosquitoes breed in water, hence one should not let water collect anywhere. सभी मच्छर कहाँ से जनरेट होते हैं? पानी से। तो हमें पानी को कहीं पे भी इकट्ठा या कहीं पे भी पानी को रोकना नहीं चाहिए। अगर बाय चांस किसी बर्तन में बहुत टाइम से पानी है, तो गंदा पानी है, तो उसे उससे हटा देना चाहिए। एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्स्ट्रा, कहीं भी किसी भी जगह या किसी भी सामान में पानी को एकत्रित नहीं करना चाहिए। बी कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अपने चारों ओर के वातावरण को साफ स्वच्छ रखकर हम मॉस्किटोज के जो उत्पन्न हो रहे हैं मॉस्किटोज, उनमें कमी कर सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर आप मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं। सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस टेबल में हमें कुछ बीमारियों के बारे में बताया जो किसके जरिए होती हैं? सूक्ष्म जीवों के जरिए। यहाँ पे देखो, ट्यूबरक्लोसिस, मिसलेस, चिकन पॉक्स, पोलियो, क्लोरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया। इनके कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है ये भी बताया है। ट्रांसमिशन ऑफ मोड भी बताया है, और इनका प्रिवेंटिव मेजर्स, बचाव के उपाय भी दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अब हम किसकी बात करेंगे? एनिमल्स की। Several microorganisms not only cause disease in humans and plant but also in other animal. कुछ जो सूक्ष्म जीवी होते हैं सिर्फ ह्यूमंस पे, इंसानों पर ही बीमारियां नहीं देते, वो किस में भी देते हैं? एनिमल्स में भी। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज अ डेंजर ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। एंथ्रैक्स एक बीमारी का नाम है जो कि मनुष्य और कैटल मतलब मवेशी, मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक बीमारी है, डेंजरस है, ठीक है। और कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, और ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से। फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। गाय में खुर एवं मुंह का रोग, जो गाय होती है, गायों में जो मुंह में और खुर में जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणु। अब पौधों में कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारियां उत्पन्न करती हैं? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, सुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल्स एंड अदर। कुछ या अनेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में, गेहूं में, आलू में, गन्ने में, संतरे में, सेब में, इनमें डिजीज उत्पन्न करती हैं। तो ये टेबल है यहाँ पे दिया हुआ, देखो प्लांट डिजीज, प्लांट में होने वाली बीमारियों के नाम लिखें और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका संचरण कैसे हो रहा है। सबसे पहला है सिट्रस कैंकर, नींबू कैंकर, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? नींबू कैंकर। ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु की वजह से। और कैसे होता है? वायु की वजह से। रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का रस्ट, किसकी वजह से होता है? फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। और कैसे होता है? एयर और सीड्स, वायु और बीज के थ्रू। थर्ड है येलो वेन मॉइसिक ऑफ भिंडी, ये भिंडी में होता है, भिंडी का पीत कहते हैं इसे। ये किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू। और ये इसका ट्रांसमिशन क्या है मोड? इंसेक्ट की वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में बीमारी उत्पन्न करता है।
हम कहते हैं बहुत बार इसको फूड पॉइजनिंग हुई होगी। फूड पॉइजनिंग आखिर होता क्या है? हिंदी में अगर फूड पॉइजनिंग को कहें तो खाद्य विषाक्तन। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। बूझो को उसके मित्र ने पार्टी में बुलाया था और उसने वहाँ अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड ही हैड टेकन टू बी हॉस्पिटल। और जब वो अपने घर वापस आई तो उसे उल्टी होने लगी और उसे कहाँ ले गए? हॉस्पिटल। द डॉक्टर सेड दिस कंडीशन कुड ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने कहा ये स्थिति इसकी ये इतनी बीमारी किसकी वजह से हुई है? फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो फूड पॉइजनिंग होता क्या है? फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism. सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने में सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके द्वारा हमारे भोजन को खराब करने की वजह से ये फूड पॉइजनिंग होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। खाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होते हैं वो कभी कभी ऐसे जहरीले पदार्थ भी छोड़ते हैं जिसके कारण या उनसे ऐसा जहरीला तत्व भी निकलता है जिसके कारण फूड हमारा खराब हो जाता है और जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग जैसी स्थिति या फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग कॉज सीरियस इलनेस। फूड पॉइजनिंग में आप अत्यधिक बीमार भी हो सकते हैं एंड इवन डेथ, और इससे मृत्यु भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो हमें ध्यान देना चाहिए हमेशा भोजन को कभी भी खराब नहीं होना, कभी भी भोजन को खराब होने की स्थिति में नहीं लाना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन, भोजन का परिरक्षण। इन चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था कि हम भोजन का फूड का कैसे स्टोरेज करते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हम घरों में पका हुआ खाना कैसे सुरक्षित रखते हैं। You know that bread left unused under moist condition is it attacked by fungus. आपको पता होगा अगर हम ब्रेड को नमी वाले स्थान पे खुला छोड़ दें तो उसमें क्या लग जाता है? फंगस लग जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को बर्बाद कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। जो खराब भोजन होता है उससे बदबू आती है और वो खाने में भी बेस्वाद होता है और उसका कलर भी चेंज्ड हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या भोजन का खराब होना एक रासायनिक परिवर्तन है? पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज। पहेली कुछ मैंगोज लाती है पर वो उनको रख देती है, उसने कुछ दिनों तक उन मैंगोज को नहीं खाया। लेटर शी फाउंड दैट देयर वे स्पॉइल्ड एंड रोटन। फिर वो कुछ दिनों बाद देखती है कि वो मैंगो क्या हो गए? खराब हो चुके हैं और रोटन और सड़ गए हैं। बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंडमदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर वह जानती थी कि जो मैंगो आम का अचार होता है उसकी दादी माँ जो बनाती है वो खराब नहीं होता था लंबे समय तक। शी इज़ कन्फ्यूज्ड। तो वो कन्फ्यूज़ हो गई कि ये आम तो खराब हो गई पर आम का अचार खराब नहीं होता था। Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. चलो अब हम कॉमन मेथड्स जानेंगे, कुछ साधारण सी विधि जानेंगे जिससे हम अपने भोजन को घरों में बचा सकते हैं खराब होने से, उसमें सूक्ष्म जीवाणु के अटैक करने से। केमिकल मेथड, पहली होती है रासायनिक उपाय या रासायनिक तरीका। Salts and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए नॉर्मल तरीके से यूज किया जाता है। Therefore they are called preservatives. इसीलिए नमक और
एडिबल ऑयल्स को क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, परिरक्षक। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स। हम अचार में क्या मिलाते हैं? एडिबल ऑयल मिलाते हैं और क्या मिलाते हैं? साल्ट मिलाते हैं, जिसके कारण उसमें सूक्ष्म जीवों का प्रजनन नहीं हो पाता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबैसल्फाइट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एक सामान्य परिरक्षक हैं। केमिकल, एक तो हम केमिकल मेथड में साल्ट और एडिबल का यूज़ कर सकते हैं, एडिबल ऑयल का। दूसरा, हम इन दो केमिकल सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं। These are also used in jams and squashes to check their spoilage. इन जो हमने अभी केमिकल सब्सटेंस के नेम बताए, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबैसल्फाइड, इनका यूज़ हम किस में करते हैं? जैम और स्क्वैश में। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, नमक द्वारा परिरक्षण करना। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एड्स। जो नमक होता है, साधारण नमक का यूज़ हम मीट और मछली में इनको लंबे समय तक यूज़ करने के लिए इनमें लगाते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिसकी वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जनरेशन नहीं होता। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस, तमरिंद एक्सेट्रा। नमक के उपयोग से आम, आंवले और इमली को भी प्रिजर्व किया जा सकता है। तमरिंद मतलब इमली। प्रिजर्वेशन ऑफ शुगर्स, चीनी द्वारा प्रिजर्वेशन। जैम, जेलीज, स्क्वैश आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जैम, जेली और स्क्वैश, इनको किसके द्वारा प्रिजर्व किया जाता है? शुगर, चीनी। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेन विथ इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड। शुगर क्या करता है? नमी को कम करता है, जिसके कारण हमारे भोजन में बैक्टीरिया नहीं लगती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड वेनिगर। वेनिगर मतलब सिरका, ऑयल और सिरके से प्रिजर्वेशन। यूज ऑफ ऑयल वेनिगर prevents spoilage of pickle because of bacteria cannot live in such environment. Vegetable, fruits, fish and meat are often preserved by this method. ऑयल और वेनिगर का यूज हम अचार में भी कर सकते हैं और सब्जियों में, फलों में, मछली, मीट, इन सब चीज़ों में भी हम इनको प्रिजर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी माता घर में दूध को स्टोर करने से पहले उबालती हैं। तो बॉइलिंग भी एक तरीका है जिससे हम सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it free from harmful microbes. पेस्चुराइज्ड मिल्क को बिना उबाले हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 13 सेकेंड्स के लिए गर्म करना पड़ता है। फिर उसको ठंडा करके उसका स्टोरेज किया जाता है। This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. इस प्रक्रिया की खोज लुईस पॉस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? पौष्टीकरण। स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attacks of microwaves. आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स, मेवे और वेजिटेबल, सब्जियों को वायुरोधी सील किया जाता है। मतलब ऐसे सील किया जाता है कि उनमें हवा भी ना जा पाए। अगर उसमें हवा जाएगी तो हवा के जरिए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो इसलिए सब्जी या ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पैकेट में सील्ड करके एयर टाइट सील्ड किया जाता है।
नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेनली यूज़ किसके लिए है? मिट्टी के लिए। हमें मिट्टी में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तभी तो पेड़ पौधे अपना खाना बनाएंगे, और मिट्टी में नाइट्रोजन होना आवश्यक है, इसलिए हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करना अत्यधिक जरूरी है। You have learned about the bacterium Rhizobium in class 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant. Recall that Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant such as bean, peas, with which it has symbolic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section. आपने कक्षा 6th और 7th में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा था, जो लाइग्यूम पौधे में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण फिक्सेशन के लिए सहायक होते हैं। तो याद करो, बहुतों को याद आ रहा होगा कि राइजोबियम लाइग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहता था, जैसे मटर, सेम, इनमें वो अपनी जड़ें फैलाता था या अपनी बेल फैलाता था, और इसी कारण उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता था। नाइट्रोजन की जो वैल्यू होती है वो हमारे वायुमंडल में तो स्थिर रहती है, पर वो स्थिर वायुमंडल में कैसे रहती है? जैसे नाइट्रोजन पेड़ों द्वारा यूज़ किया जा रहा है, फिर नाइट्रोजन के बदले वो नाइट्रोजन तो छोड़ नहीं रहे, पेड़ नाइट्रोजन को लेते जा रहे, पर इतनी नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में आ कैसे रही है? तो हम इसका मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन है। आप नाइट्रोजन को कितना भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, तो अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन का चक्रण, कि नाइट्रोजन हमें एटमॉस्फेयर से लगातार किस तरह से मिल रही है। Our atmosphere has 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। हमारे वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा है? 78%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठन है जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the plants and animal. जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन मिल रही है वो हम पेड़ पौधों या एनिमल्स द्वारा डायरेक्टली नहीं ली जाती है। वो किसके थ्रू ली जाती है? सॉइल के थ्रू। सॉइल मतलब मिट्टी। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. मिट्टी में उपस्थित जीवाणु या नीले हरे शैवाल, जो हमारे मिट्टी में नीले हरे शैवाल होते हैं, वो नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन की फिक्सेशन करने में बहुत सहायक होते हैं। Once nitrogen is converted into these usable compounds, जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। तो वो प्लांट्स किसके द्वारा? मिट्टी के थ्रू नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब पेड़ पौधे या जानवर मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल, बैक्टीरिया और फंगी सॉइल में प्रेजेंट रहती है, तो वो कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो उस प्लांट और एनिमल को, जो हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, उसे कंपाउंड में कन्वर्ट करती है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करती है, और दोबारा से जो जीवित पेड़ पौधे हैं वो उसको दोबारा से मिट्टी के थ्रू लेते हैं। यही प्रोसेस हमारी सेम चलती रहती है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन,
Bacteria in turns fix nitrogen into nitrogen compounds. Compounds of nitrogen in the soil. और बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन. कंपाउंड्स ऑफ द सॉइल प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स को एनिमल ने खाया, प्लांट्स को एनिमल ने खाया तो वो प्लांट तो मर गया, फिर एनिमल भी मर जाते हैं तो तब वो वापस से मिट्टी में मिलके वापस से नाइट्रोजन बनाते हैं. अब है हमारा कीवर्ड. कीवर्ड के अंदर देखो एल्गी, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया, कैरियर, कम्युनिकेबल डिजीज, फर्मेंटेशन, फंगी, लैक्टोबैसिल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्शन, पैस्चुराइजेशन, पैथोगन, प्रिजर्वेशन, प्रोटोजुआ, राइजोबियम, वैक्सीन, वायरस, यीस्ट. इन सभी का प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से करना आप डिक्शनरी से भी सीख सकते हैं. अब आती है इसकी एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर, मैच द कॉलम. ये 3 चीज़ें आप इस चैप्टर में से आसानी से ढूंढ के आराम से कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विथ नेक्ड आई? इफ नॉट, हाउ कैन बी दे सीन? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम खुली आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते. हाउ कैन दे बी सीन? आप उनको कैसे देखते हैं? माइक्रोस्कोप के जरिए. किसके जरिए? माइक्रोस्कोप के जरिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजर ग्रुप क्या था? ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. क्या क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ, एल्गी. तो इसी तरह आपको चैप्टर में से इसके आंसर ढूंढने बहुत इजी हैं. नेक्स्ट है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. ये आप खुद ढूंढेंगे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में सहायक होता है. राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ. 10 लाइन्स आपको लिखनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या यूजफुल है, किस किस वे में वो हमारे लिए यूजफुल है. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ. क्वेश्चन नंबर 8. शॉर्ट पैराग्राफ मतलब कम, आप 5 to 6 लाइन में इसके बारे में लिख सकते हैं. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या क्या हानिकारक इफेक्ट होते हैं. इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या क्या उसके यूजफुलनेस है उनके बारे में लिखना है. और क्वेश्चन नंबर 8 में जस्ट इसका अपोजिट हार्मफुल इफेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या क्या हानिकारक चीज़ें हो रही हैं या किस प्रकार वो हमारे लिए हानिकारक है, इस बारे में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या है? व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल एंटीबायोटिक्स. हमें क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए जब हम किसी एंटीबायोटिक्स को ले रहे हैं. तो हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ा था देखो मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे हेडलाइट करा है, तो यहाँ पर से आप एंटीबायोटिक्स के बारे में पता करोगे और उसी को आप यहाँ से लिखना. तो ये थे हमारे चैप्टर 2 साइंस का, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई. माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह हमारे लिए हानिकारक है और किस तरह ये हमारे लिए लाभदायक भी है.